हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान भी ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। 1978 में दिसंबर में देंग श्याओपेंग ने ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा था। ये तस्वीरें चीन के विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर संघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देश के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि भी हुई होगी, साथ ही साथ कुछ आर्थिक हानियाँ भी हुई होंगी। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का कालक्रम जैसे कि इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त किया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई थी। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हुआ, जैसे कि यूरो जो वहाँ की मुद्रा है। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनैतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। ये प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देश के लोग जो इस बात से लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वो अब यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या है? यूरोप का झंडा, जिनमें जो 12 स्टार हैं उनका मतलब जो अर्थ है यही है
एकता, समग्रता और पूर्णता। यूरोपीय संघ का मानचित्र जिसमें ये पर्पल कलर का है, ये सारे हैं उसके पुराने सदस्य। जैसे जो पुराने सदस्य हैं, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस आदि। और जो ऑरेंज कलर के यानी कि जो नए सदस्य हैं उनमें है साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया एंड एस्टोनिया। ये सारे नए सदस्य थे। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में भी काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसे आप यूएनएससी के नाम से भी जानते हैं, जो कि जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों से प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। जरा हम यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करते हैं। क्या क्या इसमें टाइमलाइन है। अप्रैल 1951 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया था। मार्च 1957 इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि ईईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यानी कि यूरेटम का गठन किया था। जनवरी 1973 डेनमार्क, आयरलैंड एंड ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। जनवरी 1981 यूनान यानी कि ग्रीस ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता ली थी। जून 1985 शांघेन संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 में स्पेन एंड पुर्तगाल भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हुए थे। अक्टूबर 1990 जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत हुए थे। जनवरी 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि ईईसी का नाम बदल करके यूरोपीय समुदाय ईसी कर दिया गया था। जनवरी 2002 नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया था। मई 2004 साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। जनवरी 2007 बुल्गारिया, रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए और स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया था। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई थी। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा, यानी कि ब्रेक्जिट। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिक राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले में इसके खिलाफ थे।
यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराजगी भी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की जो क्षमता है वो सीमित होती है, यानी कि एकदम से निरंकुश नहीं हो पाती। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। ये कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके कार्टून बनाए। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है, आप इस पे अपनी राय रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का ये हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। उपनिवेशवाद यानी कि अगर कोई देश है, जैसे कि हम इसका उदाहरण में ब्रिटेन को, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने यहाँ पर अपना औपनिवेशिक शासन चलाया, तो भारत भी इसका एक औपनिवेशिक मतलब मान सकते हैं, उपनिवेश मान सकते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद ये संप्रभु राष्ट्र बन के आया। युद्ध समाप्त होने से इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा था। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग के मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि आसियान बना करके एक वैकल्पिक पहल की थी। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन को और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यहाँ पर आप आसियान का झंडा देख रहे होंगे। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंध है। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। यहाँ पर आप पूर्व एशिया और पैसिफिक का मैप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंगोलिया आपको दिख रहा होगा, ये चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चीन दिख रहा होगा, ये उत्तर कोरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आपको जापान दिख रहा होगा। यहाँ पे म्यांमार जो कि चीन और लाओस और थाईलैंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे आपको लाओस दिख रहा होगा जो कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और चीन के साथ और थोड़ा बहुत कंबोडिया के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे आपको थाईलैंड दिख रहा है जो कि लाओस, कंबोडिया, म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। कंबोडिया जो कि लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। एंड वियतनाम जो कि कंबोडिया एंड लाओस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और ऊपर से चाइना के साथ भी लगा हुआ है। इधर आपको फिलीपींस दिखेगा। यहाँ पे आपको ब्रुनेई दारुसलाम दिखेगा जो कि इंडोनेशिया के साथ मतलब इंडोनेशिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर एंड पूर्वी तिमोर, पलाऊ, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य और नौरू, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह, किरिबाती एंड तुवालू द्वीप, साथ ही साथ कुछ अन्य द्वीप जैसे कि सामोआ, नियो, कुक द्वीप समूह, फिजी एंड टोंगा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूनिसेफ साइट पर दिए गए मानचित्र में किसी भी देश या क्षेत्र या किसी भी सीमा के परिसीमन की कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया गया। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण हमें आसियान के रूप में देखने को मिलता है। इसको कहते हैं आसियान शैली या फिर आसियान वे। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है।
2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से भी मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि ARF की भी स्थापना की गई थी। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, लेकिन इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों को आर्थिक विवादों को निपटने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी की थी। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही ये बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक भी आयोजित की। यहाँ पर 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी किया गया था और आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। भारत ने 1991 से लोकिस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाया। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच में निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों के विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। आपके लिए क्वेश्चन, आसियान सफल क्यों हुआ जबकि दक्षेश यानी कि सार्क नहीं? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठाक बता देगा। 1978 के बाद में जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई ज़्यादा गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में भी साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया। क्योंकि इसके पास
विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों को खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। इसीलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा था। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी थी। अब नीति यही हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया था। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला था। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीनी की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी हुई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि एसईजेड के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। यहाँ पे आप एक कार्टून देख रहे होंगे जो कि चीन की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौनती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है, क्या वो ड्रैगन को रोक सकता है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने में हालत उतने खराब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ और पारस्परिक निर्भरता ने अभी स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन के बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियाँ बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब चीन के साथ भारत के संबंध की बात की जाए। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय होने से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे।
चीन के अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। यहाँ पे आपको एक चीनी साइकिल दिख रही होगी। अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टूनों में से पहला चीन के रूप में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। ये दोहरापन क्या है, क्या हम इसे अंतर्विरोध रह सकते हैं? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई थीं। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। हालांकि भारतीय सीमा पर चीनी अतिक्रमण ने इस आशा को धूमिल कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देश के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े थे। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देश के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसीलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला था। इसके बाद से दोनों देश ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्योंकि आपको पता होगा चीन में भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और भारत में भी रहते हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ा। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो कि 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल ही में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। ये सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है और इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम भी जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी
समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में भी मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि है। जैसे कि कई बार यूएनएससी में भी जो चीन है वो भारत के जो आतंकवादी विरोधी सुझाव होते हैं उस पर अपनी राय रखने में कोई रुचि नहीं दिखाता है। अब हम बात करेंगे जापान की। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज्दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वो ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, वो ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 यानी कि G7 के नाम से भी जिसे जाना जाता है उसके देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग या फिर धमकी से काम लेने के तरीके जापान के लोग हमेशा के लिए त्यागेंगे। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रमुख समझौतों के बारे में भी पता करें। अब हम बात करेंगे जरा दक्षिण कोरिया की। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38 से समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध के काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी बने थे। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक में लेकर के 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ। हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में ओईसीडी का सदस्य बना। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स है जो इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि आदि शामिल है। मानव विकास अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियाँ और सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन भी हैं। सैमसंग, LG और हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में आप पता कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे। तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें। पहला है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, दूसरा है यूरोपीय संघ की स्थापना, तीसरा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना। आप इनको अरेंज कर सकते हैं इनके डेट के हिसाब से। आसियान व आसियान शैली क्या है? पहला ऑप्शन आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है। दूसरा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आसियान सदस्यों की रक्षा नीति और चौथा ऑप्शन सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? पहला है
चीन, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा जापान एंड चौथा अमेरिका। आप चाहे तो इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और कुछ आंसर लिख भी सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय संगठन को बनाने के उद्देश्य क्या है। छठा क्वेश्चन, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन के गठन पर क्या असर होता है। सातवां क्वेश्चन, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। नवा क्वेश्चन, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। 10वां क्वेश्चन, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई। संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। 11वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो मुझे लगता है आप आज का चैप्टर समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं, आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट से भी वाकिफ़ रहेंगे और साथ ही साथ आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।